Welcome to our YouTube channel Jeevandeep Academy Classes. Today I am Deepika speaking about Class 10th Federalism Civics Part 4. मैंने इसके पिछले भी 3 वीडियो बना रखा है फ्रेंड्स। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया वो तीनों वीडियो देख लें। ठीक है, देखिए ये हमारा इंडिया है। हम लोग आगे बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आपको अब रटने नहीं है बल्कि समझना है, यानी कि अंडरस्टैंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला टॉपिक है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड, यानी कि जो इंडिया है, भारत है, वहाँ पे संघीय व्यवस्था कैसे चलती है, इस पे बात करेंगे। फ्रेंड्स, हम लोग ये जानते हैं कि हमारा इंडिया यानी कि भारत लंबे समय से ब्रिटिश लोगों का गुलाम था और उसके बाद जो है 1947 में लगभग 250 साल के बाद इस तारीख को आज़ाद हुआ। तो जब भारत आज़ाद हो गया तो इस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि हमारा संविधान बनाने वाले जो लोग थे, उन लोगों के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये था कि किस तरीके से जो है भारत में यानी इंडिया में स्टेट्स यानी कि राज्य का गठन किया जाए। ठीक है, तो वो क्योंकि इतना डाइवर्सिटी वाला कंट्री है और एक फेडरल गवर्नमेंट बनाना है, ठीक है, तो किस तरीके से गठन किया जाए, तो इसी को हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये देखिए 1947 के पहले का ये मैप है, ठीक है, जिसमें पाकिस्तान भारत के साथ मिला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। और ये हमारा अभी का इंडिया है, देखिए, जिसमें कि पाकिस्तान अलग है, चाइना अलग है, इंडिया अलग है। ठीक है, तो इसमें जब सोचा गया कि जो देश में राज्यों का गठन किया जाएगा वो भाषा के आधार पे किया जाएगा। ठीक है, यानी कि लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब होता है भाषाई राज्य। तो भाषा के आधार पे राज्यों का गठन किया जाएगा। हम लोग थोड़ा सा पिछला वाला मैप देखते हैं। देखिए ये वाला मैप देखेंगे और ये वाला मैप आप जब देखेंगे, दोनों में बहुत ज़्यादा हम लोग डिफरेंस देखते हैं। देखिए ये कितना बड़ा है, ठीक है, इधर में बहुत सारे पार्ट्स जो हैं यानी कि पाकिस्तान के पार्ट्स सटे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कश्मीर का पोर्शन भी बहुत बड़ा है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में अगर हम इंडिया को देखते हैं तो देखिए पाकिस्तान जो है का पार्ट अलग हो चुका है। और साथ में ये भी देखते हैं कि पाक, जो ये मैं अंडरलाइन की यहाँ पे, ये पाक के कब्ज़े में है कश्मीर का कुछ भाग, और उसके बाद इधर का भी कुछ पार्ट जो है चाइना के कब्ज़े में है। तो ये पूरा इंडिया वाला पोर्शन हमारा है। उसके बाद बहुत सारे नए राज्य यानी कि न्यू स्टेट्स का गठन भी हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारा कुछ हम लोग इसमें चेंजेस देखते हैं। अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि इसमें जो राज्यों का गठन किया गया लैंग्वेज के आधार पे, इसमें ये भी ध्यान रखा गया कि जहाँ पे एक भाषा बोलने वाले लोग हैं उसको अलग रखा जाए। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि केरल में जो है मराठी बोला जाता है तो उसको एक स्टेट में कर दिया गया। नागालैंड इधर है, ठीक है, नागालैंड में इंग्लिश बोला जाता है, उसको एक स्टेट में कर दिया। झारखंड में सबसे अधिक जो है संथाली भाषा बोला जाता है, लेकिन यहाँ की जो राज्य भाषा है वो तो हिंदी ही है। ठीक है, तो संथाली लोगों को एक स्टेट में कर दिया। ठीक है, इसके अलावा उत्तराखंड आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि उत्तराखंड में पहाड़ी भाषा बोला जाता है, कुमाऊँ इस टाइप का भाषा। ठीक है, इन लोगों को एक स्टेट में कर दिया। यानी कि जितना भी लैंग्वेज भाषा के आधार पे लोग हैं उसको एक जगह कर दिया गया और उसका नामकरण कर दिया गया। तो हम क्या देखते हैं, यानी कि ये तो हमारा 1947 का इंडिया है और उसके बाद ये 1947 के बाद का। ठीक है, और प्रेजेंट में भी यही है। तो उस टाइम जो है लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन था कि अगर लैंग्वेज के आधार पे देश का गठन करेंगे तो हमारा देश किस तरीके से विकसित होगा, किस तरीके से डेवलप करेगा। लेकिन आज अगर हम इंडिया को देखते हैं तो इससे हमारा देश काफ़ी स्ट्रांग हुआ है, यानी कि मजबूत हुआ है। और साथ में हम ये भी देखते हैं कि इससे हमारा देश एकीकृत यानी कि यूनिटी में भी आया है। ठीक है, जैसे देखिए ये मैं नागालैंड का एग्जाम्पल दी थी, उत्तराखंड का, झारखंड का। ठीक है, अब इसमें एक और टॉपिक है कि एथनिसिटी एक वर्ड आता है। ये एथनिसिटी का मतलब ये होता है, इसमें ये भी ध्यान रखा गया कि जो लोग संस्कृति यानी कि जिनका कल्चर अलग है, व्यवहार अलग है, जो लोग मानते हैं कि उनका पूर्वज एक ही से उत्पन्न हुआ है,
ठीक है। वो लोग खुद को अलग मानते हैं, उनका धर्म जो है एक ही है, लेकिन उनका राष्ट्र अलग नहीं है, राष्ट्र एक ही है। इसको कहा जाता है एथनिसिटी या एथनिक भी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि हिंदी में इसको जातीयता भी हम लोग कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं झारखंड का संथाली लोग, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर मतलब कि लैंग्वेज बोलने वाले या कल्चर संस्कृति बोलने वाले लोगों को कहते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि भाषाई राज्य किस प्रकार गठन हुआ, और दूसरा आपका क्वेश्चन बनता है एथनिसिटी किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय एथनिसिटी, या फिर तो आप बोल सकते हैं जातीयता किसे कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। दूसरा है हमारा लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है, यानी कि भाषाई नीति। ये तो राज्य का हमने स्टेट्स का गठन कर लिया, अब हम लोग को बनाना है पॉलिसी। तो सोचा गया कि पॉलिसी किस आधार पे बनाया जाए। तो पॉलिसी इसमें देखा गया, पूरा का पूरा इंडिया वाला पोर्शन आप देखिए, यहाँ पे सबसे अधिक जो भाषा बोलने वाले लोग हैं वो है हिंदी बोलने वाले लोग। और उस समय जब इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब लगभग 40% जो लोग थे, यानी कि हिंदी बोलने वाले लोग थे। तो सोचा गया कि जो नियम कानून रूल रेगुलेशंस बनेगा वो हिंदी में ही होना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात फ्रेंड्स आप दिमाग में रखिएगा कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया का कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। यानी कि बोलते हैं बहुत लोग कि हमारा राष्ट्रीय भाषा है, नो, हम लोग का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि हमारा कौन सा भाषा है, मातृभाषा है, ठीक है, मदर टंग है, हमारा कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। क्योंकि अलग अलग स्टेट जो हैं उसका अलग अलग भाषा है। लेकिन हमारा जो भी ऑफिशियल काम होता है, यानी कि सरकारी जो भी काम होता है, वो सब कुछ होता है किसमें, हिंदी में और इंग्लिश में, ठीक है, बस यही है। तो अब क्या किया गया, सबसे पहले सोचा गया हिंदी तो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, लगभग 40% है, बाकी सारे भी हैं लेकिन हिंदी सबसे अधिक है। तो सोचा गया कि जो रूल रेगुलेशन बनने हैं उसको हिंदी में ही बनाया जाएगा। और यहाँ पे ये किया गया कि हिंदी के अलावा एक हिंदी है प्लस इसमें और 22 टोटल भाषा है। तो एक है हिंदी और 21 और भी भाषा को मिला के, यानी कि टोटल जो है 22 भाषाओं को मिला करके जो है 21+1 को मिला करके यहाँ पे क्या किया गया, शेड्यूल लैंग्वेज बना दिया गया। शेड्यूल लैंग्वेज मतलब होता है अनुसूचित भाषा जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, उसको एक सूची में ला दिया गया। मैं इसका लिस्ट आपको दिखाती हूँ, ठीक है, ये है कुछ, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूँ, ठीक है। अश्मीनिया बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, ठीक है। उसके बाद कश्मीरी है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है। ये टोटल 22 लैंग्वेज है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं। अब क्या बोला गया कि जब हिंदी में ही सिर्फ सारे काम होंगे और बोला गया कि इंग्लिश में जो है अब कोई काम नहीं होगा, तो जो दूसरे अब जो इंग्लिश बोलने वाले लोग थे, जैसे कि मैं बताई अभी कि जो नागालैंड वाला पोर्शन में नागालैंड स्टेट है वहाँ पे इंग्लिश बोला जाता था, तो उन लोगों को तो दिक्कत होने लगी। तो वो लोग बोले कि नहीं, और भी बहुत सारे लोग थे जिसमें से तमिलनाडु जो है बहुत ज़्यादा वायलेंट हो गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया। और उन्होंने मांग किया कि नहीं, हम लोगों को इंग्लिश भी चाहिए जिसमें कि हम लोग अपना बात को सामने रख सकें, ठीक है, सिर्फ हिंदी से काम नहीं चलेगा। तो सरकार ने जब देखा कि तमिलनाडु इतना ज़्यादा उग्र हो गया, इतना वायलेंट हो गया, तो हिंदी को उन्होंने बोला कि ठीक है, हिंदी तो था ही पहले, अब इंग्लिश को भी उन्होंने हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि जिसमें सरकारी वर्क होगा, उसमें शामिल कर लिया गया। तो जब इसमें शामिल कर लिया गया तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी पूरा का पूरा हट गया। अब इसमें ये कहा गया कि हिंदी भी रहेगा, लेकिन हिंदी को बढ़ावा ज़्यादा दिया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग हिंदी नहीं बोलना चाहते उस पर थोप दिया जाए, ठीक है, ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जो लोग इसको अपनाना चाहते हैं वो इजीली अपना सकते हैं, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो है हमारा वर्क होगा।
देखिए ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में है 22, ठीक है। हिंदी एक है प्लस 21 लैंग्वेज। उसके बाद ये जो है 1965 में तमिलनाडु ने डिमांड करा था कि हम लोग का इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट पे, कि कोलिएशन गवर्नमेंट होता क्या है। तो कोलिएशन गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जब कोई एक पार्टी नहीं रहती बल्कि दो हो सकती है, यानी कि एक से अधिक होगा तो दो हो सकती है, या दो से अधिक भी हो सकता है, मिल करके जो है कोई नियम कानून बनाती है, यानी कि पार्टी का गठन कर ली और उसके बाद नियम कानून बना ली अपना पार्टी के लिए, तो उसको हम लोग कहते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट, यानी कि गठबंधन सरकार, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं शेड्यूल्ड लैंग्वेज, यानी कि मैं आपको बताई अभी कि 22 लैंग्वेज को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल किया गया है, यानी कि अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। और ये जो 22 भाषा है इसमें से किसी में भी जो है आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई केंद्रीय सरकार का उम्मीदवार जो है पोस्ट के लिए, ठीक है, लेकिन आपको उसमें चुनना होगा। लेकिन जो भी हमारा नियम कानून रूल रेगुलेशन बनते हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना हुआ है वो दो ही लैंग्वेज में है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। और जो भी वर्क होता है संविधान से, मतलब संविधान तो हिंदी इंग्लिश में बना हुआ है, तो संसद में भी जो वर्क होता है, काम होता है, वो भी हिंदी और इंग्लिश में ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और ये कुछ 22 लैंग्वेज जो शेड्यूल किया गया है उसकी सूची है, लिस्ट है, अगर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारा आज का सेशन कैसा रहा। और इससे पहले हमारा जो चैनल है जीवनदीप एकेडमी क्लासेस, इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना ही है, और ताकि उन लोगों को अपडेट और आप लोगों को भी अपडेट हमेशा मिलता रहे। और कमेंट बिल्कुल करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू फ्रेंड्स।